हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवी कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग 2016 IIT एंट्रेंस एग्जाम के मैथ के सेशन का लास्ट वीडियो भी कर सकते हैं। यानी कि ये जो सेशन होने वाला है 2016 IIT एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का क्वेश्चन का लास्ट जो है पार्ट होने वाला है। यानी कि इस पार्ट में हम लोग 40 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में और पार्ट 4 में सब मिलाकर 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। और ये जो है आपका सबसे लास्ट वाला पार्ट होने वाला है। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे उस सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, उस सारे पार्ट को नहीं देखे हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, या यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं समझते हैं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट जो होगा उसमें आप देखेंगे ITI मैथ कोर्स में सारा जो है दे रखा हुआ होगा। मैथ में सब जो है आपका चैप्टर वाइज आपको दे रखा हुआ होगा। और यहाँ पे आपका 2016 का सब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो आप दोस्तों यदि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो ये जो है 41 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपका पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि एक कमरा है जो है 16 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। उसके फर्श में 2 वर्ग मीटर के लंबे लगे संगमरमर के पत्थरों की संख्या क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। पहले हम लोग आपको यदि बताएं तो ये जो है आपका एक कमरा है और कमरा का फर्श का जो है आपका लंबाई और चौड़ाई जो है आपका दे रखा हुआ है। आपका कितना दे रखा हुआ है, 16 और 10 दे रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपका लंबाई 16 है और ये आपका चौड़ाई 10 है। ओके, और इसमें जो है आपका 2 वर्ग मीटर के, यानी कि 2 वर्ग मीटर के लगे संगमरमर का जो है संख्या बताना है कि जो है एक संगमरमर जो है, एक संगमरमर का पत्थर है, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा हुआ है ये कितना दे रखा हुआ है, 2 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर है ना, जी हाँ दोस्तों, वर्ग मीटर है। देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन जो है, हाँ 2 वर्ग मीटर है, यानी कि आपका मीटर स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपका आयताकार हुआ, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई जो है इसमें दे रखा हुआ है, इसलिए ये आयताकार हो गया। और इस आयताकार का पहले हम लोगों को क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। यानी कि इस पूरे इसमें कितना, ये पूरा कितना है ये आपका निकालना होगा। और इसमें निकालने के बाद, इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद इस 2 से भाग कर देंगे तो जो आएगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि यदि पत्थरों की संख्या ज्ञात करें तो पत्थरों की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल और बटा इस 2 से भाग कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो पत्थर दे रखा हुआ है उसका आपका क्षेत्रफल दे रखा हुआ है, न कि लंबाई और चौड़ाई। यदि आपको इस पत्थर का लंबाई और चौड़ाई दे रखा होता तो आपको इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपका लंबाई चौड़ाई नहीं दे रखा हुआ है, डायरेक्ट आपका इसका क्षेत्रफल ही दे रखा हुआ है 2 वर्ग मीटर। इसलिए आप क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। अब यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे आयत होगा। क्या होगा, आयत होगा, क्योंकि ये जो कमरा है ये आयताकार है तो आयत हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 10 और यानी कि लंबाई और चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई आपका 16 है और यहाँ पे चौड़ाई 10 में है, तो 16 में 10 से गुना कर दीजिए। लंबाई गुने चौड़ाई आपका, इसको याद रखिएगा, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। बटा में 2 है तो 2, ये 2 8 16, 8 बार में कैंसिल, यानी कि 8 10 80 जो है 80 जो है आपका पत्थर जो है लगेगा। और पत्थर कैसा होगा, आपका 2 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का होगा। यानी कि 80 पत्थर जो है आपको इसमें बिछाने पड़ेंगे, तब जाकर ये पूरा फर्श जाकर पूरा का पूरा पूर्णतः ढक जाएगा। ओके, तो आई होप आप हमारे बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको पत्थरों की संख्या निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन आपको एक कमरा है, कमरा का जो है फर्श है उसका लंबाई और चौड़ाई दे रखा हुआ है, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। उसमें इस पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कीजिएगा तो वो जो है आपका पत्थरों की संख्या आ जाएगा। तो इस तरह जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए आज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है क्या 42 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्तीय मैदान के चारों ओर एक वृत्तीय सड़क है। एक वृत्तीय मैदान के चारों ओर एक वृत्तीय सड़क है। यदि सड़क के बाह्य वृत्त की परिधि
तथा अंतःवृत्त की परिधि का अंतर 66 मीटर यानी कि 66 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोल रहा है उस तरह से हम लोग जो है फिगर को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपका एक जो है आपका क्या है, वृत्तीय मैदान है और इसके चारों तरफ एक वृत्तीय सड़क है। ऐसा ही इसके चारों तरफ ऐसे एक सड़क है। तो आपको ये बोल रहा है कि यदि आप इस बड़े वृत्त यानी कि सड़क वाले परिधि और ये छोटे वाले ये मैदान का परिधि का अंतर ज्ञात कीजिए यानी कि घटाइएगा, तो वो जो आएगा आपका 66 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका जो है इस मैदान के वृत्त का जो है त्रिज्या है वो आपका आर मान लेते हैं, और ये जो है आपका बड़ा सड़क तक के परिधि तक की त्रिज्या जो है आपका बड़ा आर मान लेते हैं। क्या आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे आप बड़े वाले के लिए आप बड़ा आर और छोटे वाले के लिए छोटा आर मान लिए। अब देखिए आप यहाँ पे इसको ओ मान लीजिए, केंद्र मान लीजिए। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वृत्त की परिधि यानी कि बाह वाला और अंदर वाला दोनों का अंतर जो है दे रखा हुआ है वो आपका 66 दे रखा हुआ है, यानी कि सड़क की परिधि और माइनस इस मैदान की परिधि आपको क्या दे रखा हुआ है का अंतर जो दे रखा हुआ है वो 66 है, यानी कि बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त के परिधि घटाइएगा तो वो आपका कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये बड़े वाले वृत्त यानी कि सड़क वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई और बड़ा वाला आर होगा, क्योंकि बड़ा वाला को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे मैदान की परिधि, तो मैदान की परिधि के लिए छोटा वाला आर है, इसलिए आपका 2 पाई और यहाँ पे आर के जगह पर क्या हो जाएगा छोटा वाला आर हो जाएगा और बराबर में आपका 66। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 2 पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई कॉमन लीजिए और यहाँ पे आपका 12 आर यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में छोटा आर बचेगा, इक्वल टू में 66 है तो 66। अब देखिए यहाँ पे और 2 अब यहाँ पे पाई है तो 2 गुने 22/7 हो जाएगा, पाई का मान रख दीजिए और यहाँ पे आपका 12 आर और माइनस में छोटा आर। अब बराबर में आपका 66 है तो 66, तो 22 जो है 22 3 66 3 बार में कैंसिल आउट कर देगा। अब ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 7 बटा में भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में जाएगा और ये जो है आपका भाग में चला जाएगा, तो आर माइनस छोटा आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो 3 गुने आपका 7 7 का 21 और 2 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, नीचे दिख रहा है ना जी, तो भाग यहाँ पे 2 हो गया बटा में। अब देखिए बड़ा आर और छोटा आर है, यहाँ पे 17 का 21 और यहाँ पे बटा में 2 काटिएगा तो ये कितना बार में 10.5 बार में कटेगा, यानी कि 21 का आधा कितना होता है 10.5 होता है। अब आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि जो है आपका सड़क की चौड़ाई जो है ये क्या है, तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी यदि आप निकालिएगा तो बड़ा वाला आर में से छोटा वाला आर को घटाइएगा तो वही ना आएगा जो इस वृत्त के ये जो है सड़क की चौड़ाई होगा, तो यही जो है सड़क की चौड़ाई होगा। और ये जो है आप यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं आर माइनस आर, तो कितना ज्ञात कर चुके हैं 10.5, तो यही 10.5 जो है इस सड़क की चौड़ाई होगा, यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं एक बार और समझाते हैं। चलिए देखिए, आपको एक मैदान दे रखा हुआ था, मैदान के चारों तरफ एक वृत्तीय जो है सड़क दे रखा हुआ था, वृत्तीय सड़क वाला जो परिधि था उसका और वृत्तीय मैदान का जो है परिधि का अंतर दे रखा हुआ था 66, तो वही हमने लिख दिया लैंग्वेज में। उसके बाद यदि उसका सूत्र लिख लेंगे तो 2 पाई आर बड़ा वाला वृत्त के लिए बड़ा वाला आर और 2 पाई आर छोटा वाला वृत्त के लिए यानी कि मैदान की त्रिज्या के लिए आपका छोटा वाला आर लिख दीजिए और यहाँ पे बराबर में 66। 2 पाई दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो आर बचेगा, यहाँ पे छोटा वाला आर बचेगा। पाई के जगह पर 22/7 लिखेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका आर माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 गुने 7/2 और 7 का 21/2 यानी कि 10.5 हो जाएगा। और ये जो है आपका आर माइनस आर क्या है जो है आपका इसका चौड़ाई होगा ये वाला बड़ा वाला जो है सड़क है यहाँ पे इसी का चौड़ाई होगा, तो ये जो है 10.5 जो है सड़क की चौड़ाई हो जाएगा, यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि एक संदूक भीतर से 50 सेंटीमीटर लंबा 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, उसमें 100 घन सेंटीमीटर के आयतन की पुस्तक के
आ सकेगी कितनी, यानी कितनी आ सकेगी, वो भी 100 घन सेंटीमीटर की पुस्तक है। तो यदि आपको एक संदूक देख रखा हुआ है तो आप संदूक का फिगर यदि बनाएंगे तो आपका संदूक का फिगर जो है कैसा होता है, घनाभाकार होता है। कैसा होता है, घनाभाकार होता है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, संदूक बना लेते हैं, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस को बढ़ाएंगे। ओके, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, संदूक हो गया। और ये संदूक का जो है आपका लंबाई दे रखा हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका मान लीजिए 50 सेंटीमीटर हो गया। ये ऊंचाई जो है आपका कितना दे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा हुआ है। और ये जो है आपका चौड़ाई जो है ये वाला, ये कितना दे रखा हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ये आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। ओके, और ये जो है आपका ऊंचाई हो गया, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 50 सेंटीमीटर। और आपको बोल रहा है क्या कि इसमें, इस संदूक में 100 घन सेंटीमीटर का कितना पुस्तक अट सकता है। तो घन सेंटीमीटर की बात आया तो इसका मतलब क्या कि आयतन बोल रहा है। और या आप इस तरह भी देखिएगा तो ये आपका एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर कितना अट रहा है, यानी मटेरियल कितना जा रहा है। और मटेरियल की जब बात आता है तो वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। तो उसमें मटेरियल कितना आता है, यानी कि मटेरियल का मतलब आयतन, यानी कि इसका भी आयतन निकालना पड़ेगा। तो यदि आप इसके आयतन में इस 100 से भाग कर दीजिएगा तो जितना किताब की संख्या होगा वही तो फाइंड आउट हो जाएगा, वही तो ज्ञात होगा। यानी कि इसमें कितना किताब बटेगी उसको निकाला जाए, यानी कि किताबों की संख्या यदि निकाला जाए, जिस तरह इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह का है, लेकिन ये आयतन से है, वो आपका क्षेत्रफल से था। किताबों की संख्या यदि ज्ञात किया जाए तो आपका क्या होगा, इस संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, और बाटा में क्या कर दीजिएगा, हई एगो किताब जो है, एगो किताब मान लीजिए हई किताबें है आपका, ऐसा ही ना किताब होता है जी। तो हई आपका एगो किताब हो गया। ओके, हई किताब का आयतन जो है आपका 100 घन सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। तो हई 100 घन सेंटीमीटर से क्या कर दीजिए, डायरेक्ट भाग कर दीजिए। यदि आपको इसमें भी लंबाई चौड़ाई दे रखा होता, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा होता, तो इसका भी आपको आयतन निकालना पड़ता। लेकिन आपको तो और क्वेश्चन सिंपल कर दिया है, डायरेक्ट दे रखा हुआ है इसका आयतन था। जब डायरेक्ट जब आयतन दे रखा हुआ है, यानी कि इसमें अटे हुए मटेरियल को दे रखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, इसका आयतन से भाग कर दीजिए, यानी कि संदूक का आयतन बटा आपका किताब का आयतन हो गया। और किताब का आयतन आपको 100 दे रखा हुआ है, इसलिए 100 से भाग कर दीजिए। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे संदूक का आयतन क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यदि घन का पूछे तो क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा गुने भुजा। लेकिन यहाँ पे आपका जो है संदूक क्या कैसा है, घनाभाकार है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। बटा में 100 है तो 100, इक्वल टू में आपका लंबाई कितना है 50 है तो 50, अगुना में आपका 10 चौड़ाई है, उसके बाद जो है ऊंचाई 20 है तो 20। ओके, बटा में 100 है तो 100, यहाँ पे 10 दहा के 100, 10 बार में कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, आपका क्या बचा 5 गुने 20 बचा, तो 20 50 100, यानी कि 100 जो है किताबों की संख्या निकल कर आ गई। 100 किताबें जो है इसमें आटेगी। कितना किताबें आटेगी, 100 को किताबें आटेगी। यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यदि देखिएगा तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 100, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन था। आपको एक शंक्वाकार जो है, सॉरी दोस्तों, संदूक का दे रखा था, और संदूक का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा हुआ था, और वो एगो आपको किताब का जो है आयतन दे रखा हुआ था 100 घन सेंटीमीटर, और बोल रहा था कि यदि उस किताब को इस संदूक में रखा जाए तो उस तरह के कितने किताब को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे 100 से भाग कर दीजिएगा उसके आयतन में, तो वो किताबों की संख्या आएगा, और वो संख्या कितना था आपका 100 आया, और वही जो है 100 सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, और जो है 44 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो 44 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको दे रखा हुआ है क्या कि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 भागा x क्यू माइनस 1, और बटा में आपका एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दे रखा हुआ है। तो यानी कि आपको यहाँ पे इतना में इतना से भाग करना है, और जो आएगा वो क्या आएगा वही आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इस भाग को गुना में चेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है,
तो यहाँ पे आप यदि देखिएगा तो ये आपका ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। यदि आपको आप यहाँ पे ए स्क्वायर एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही ना आएगा, तो इससे कोई फर्क ना पड़ने वाला है। तो इसलिए आपका इतना के फॉर्म में आ गया, और इतना के बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और इंटू में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर के लिए आप एक बार एक्स प्लस 1 लिख लीजिए और एक बार एक्स माइनस 1 लिख लीजिए। डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके कारण यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये बैठ रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह के फॉर्म में चेंज करके डायरेक्ट लिख लिए। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इसको गुणनखंड के रूप में कर दिए क्योंकि आपको कैंसिल आउट करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आगे आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम यहाँ पे इसका गुणनखंड के रूप में लिखे। अब यहाँ पे भाग है, गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो नीचे वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे एक्स क्यू जो है एक्स क्यू माइनस 1 है, तो यदि आप एक्स क्यू माइनस 1 को का गुणनखंड निकालिएगा तो गुणनखंड हम कल ही बताए थे कि कैसे निकालना चाहिए। आपका यदि क्यूब में दे रखा होगा तो आप कैसे निकालिएगा, इसको तो आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। तो आप x का मान ऐसा रखिएगा कि ये पूरा का वैल्यू जो है 0 है। तो यदि x का मान 1 रखेंगे, तो यदि x का मान 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 का क्यूब यानी कि 1 होगा, 1 माइनस 1 घटेगा 0 हो जाएगा, यानी कि इस पूरा का मान 0 आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1 को इधर लाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा इधर। तो x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड हो गया, तो x माइनस 1 जो है इसका एक गुणनखंड हो गया। अब इसके अदर जो गुणनखंड है उसको कैसे मालूम करते हैं, तो हमने क्या कहा था, क्या बोला था कि जो अदर गुणनखंड है उसको मालूम करने के लिए एक गुणनखंड जब निकल जाएगा तो उसमें उस जो है उस आप समीकरण से क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस बहुलक से यहाँ पे हम भाग कर देंगे, बहुलक में भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, इतना से कितना में भाग करना होगा, एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से भाग करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट, यानी कि माइनस प्लस में है तो इसलिए कैंसिल आउट। अब यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका माइनस में 1 है, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा, यहाँ पे आपको x से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, x से, तो x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस में आपका x हो जाएगा, तो माइनस में x हो गया, ये आपका माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे प्लस में x हो गया, यहाँ पे माइनस में 1 हो गया। अब x माइनस 1 में कितना से गुना करेंगे कि x माइनस 1 होगा, तो x से, तो यहाँ पे x से गुना करेंगे तो x माइनस 1 आएगा और ये प्लस और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, ये भी कैंसिल 0 आ गया। जब यहाँ पे 0 आ गया तो ये भागफल है, यही जो है इसका दूसरा गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये वाला जो है इसका दूसरा गुणनखंड आ गया। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन बनाए थे, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है इसका 2 गुणनखंड आ गया। तो आप डायरेक्ट क्या लिखिए, इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, आप इतना लिख लेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके जगह पर आप इतना लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। ओके, अब देखिएगा तो जब इतना लिख लिए तो ऊपर नीचे देखिए कि कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ऊपर में भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो ये पूरा इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये एक्स माइनस 1 ये इस एक्स माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देगा और ये एक्स प्लस 1 ये एक्स प्लस 1 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि नहीं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में जो है डी नंबर ऑप्शन में 1 दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ पे इसमें भाग करना था, इसको पलट दिए और उसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी के फॉर्म में चेंज कर दिया। उसके बाद इसका जो है गुणनखंड निकाले, एक्स क्यू माइनस 1 का गुणनखंड कैसे निकाले, एक बार एक्स का मान ऐसा रखे कि जो है इसका 0 है, तो एक्स इक्वल टू 1 रखे तो ये इसका मान 0 आया। तो यहाँ पे आप x माइनस 1 ले लेंगे एगो गुणनखंड, तो एगो गुणनखंड जब निकल गया तो दूसरा का भी गुणनखंड निकल जाएगा आसानी से, उसमें भाग कर तो भाग करेंगे तो इतना भाग बढ़ाएगा, तो ये आपका दूसरा का गुणनखंड हो गया। अब इसके जगह पर इतना रख देंगे तो देखना है कि ये कैंसिल ये कैंसिल और ये कैंसिल, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो है एक आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप 45 नंबर क्वेश्चन इसी पर देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे एक वर्ग दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, वर्ग दे रखा हुआ है और इस वर्ग में जो है आपको इसका विकर्ण AC जो है वो भी दे रखा हुआ है। AC बराबर
आपको 20√2 दे रखा हुआ है और यहाँ से आपका ये जो है ABCD है और इस तरह नामकरण इसका कर दिया, यानी कि ये जो है इस AC का लंबाई जो है आपका 20√2 दे रखा हुआ है। और ये यहाँ से आपको बताना क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको बताना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के पहले आप पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यदि वो आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो ये ना हमको निकालना है ABC, तो इसको निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस आधे पार्ट को निकालना है। तो यदि वर्ग के क्षेत्रफल में आप यदि 2 से भाग कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इन दोनों को आपस में बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, यानी यहाँ से यदि कैंसिल आउट कर दीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिएगा, तो ये जो है आपका इस वर्ग का आधा निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ से ये वर्ग में दोनों बराबर बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। ओके, चलिए तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, AC क्या है आपका विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है। तो विकर्ण बराबर 20√2 दे रखा हुआ है। या आपका यदि हम इसके पहले क्वेश्चन आपको बताए थे तो आपको याद होगा कि जो है विकर्ण का सूत्र क्या बताए थे, वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? √2 गुने भुजा, और √2 गुने भुजा इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पे 20√2 दे रखा हुआ है तो 20√2 हो गया। यहाँ पे से √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो भुजा बराबर आपका कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ से यदि आपका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर हो गया और भुजा आपको 20 दे रखा हुआ है तो 20 का स्क्वायर हो गया, और 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो गया। और ये 400 जो है इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया, और इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 2 से यदि भाग कर दीजिएगा तो 200 जो आएगा इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा, और यही जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यदि ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है 200, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, काफी सिंपल था। आपको एक वर्ग दे रखा हुआ था और उसमें वर्ग एक AC जो है एक विकर्ण है इस वर्ग का। तो ये जो है आपका 20√2 दे रखा हुआ था। तो यदि आपको विकर्ण मालूम है तो उससे आप भुजा मालूम कर सकते हैं, और भुजा मालूम यहाँ पे हो गया तो भुजा से आप क्षेत्रफल मालूम कर ले सकते हैं। और जब क्षेत्रफल मालूम हो गया तो क्षेत्रफल में यदि 2 से भाग कीजिएगा तो इस आधे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आधे भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 200 और ये भी 200। तो ये इसको पूछा है तो ये जो आपका कितना है, 200 है, इसलिए 200 जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वर्गों में एक का विकर्ण दूसरे का आधा है तो दूसरे वर्ग का विकर्ण जो है दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना होगा, या क्या होगा, कितना गुना होगा, यही आपको बताना है। मान लीजिए ये वाला एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है और इसका जो विकर्ण दे रखा हुआ है आप मान लीजिए कि 4√2 दे रखा हुआ है, और ये एक वर्ग है, इसका विकर्ण जो है आपको यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है। क्या कैसे दे रखा हुआ है, विकर्ण आपसे बोल रहा है कि ये जो है दूसरा विकर्ण इस पहले वाले विकर्ण का आधा है। तो इसका विकर्ण 4√2 है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक 2√2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये यदि 4√2 हो गया तो ये आपका 2√2 हो गया। तो आपको क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना गुना होगा। तो यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, विकर्ण बराबर आपका क्या है, विकर्ण बराबर इसका आपका 4√2 दे रखा हुआ है, 4 और 2, और विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुने a मतलब कि भुजा, इसका भुजा। तो यहाँ पे a1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका 4√2 हो गया, और ये √2 से √2 कैंसिल, यानी कि a1 बराबर आपका 4 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो a² यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। और a² बराबर यानी कि 4 का स्क्वायर 4 का 16 आया। अब यदि इसमें कंपेयर कीजिएगा तो इसको देखिएगा तो यहाँ पे √2 दे रखा हुआ है। तो इसका विकर्ण जो है आपका, इसका विकर्ण आपका 2√2 दे रखा हुआ है। तो इसका विकर्ण यदि आप सूत्र के हिसाब से लेकर चलिएगा तो √2 गुने भुजा यानी कि आपका a2 मान लेते हैं। इसका भुजा जो है a2 और इसका भुजा a1 है, तो a2 मान लेते हैं। और यहाँ पे 2 है, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि a2 बराबर आपका, यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, a2 बराबर आपका 2 आ गया। तो a2 बराबर 2 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a2 का होल स्क्वायर होगा। तो a2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। अब इस क्षेत्रफल से कंपेयर करना है कितना गुना है। तो इसका क्षेत्रफल यदि 16 आया और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना आया, 4 आया। तो ये जो है 4 का कितना गुना है, 4 का 16,
4 गुना है। तो देखते हैं ऑप्शन में 4 गुना दे रखा हुआ है कि नहीं। तो यदि ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी जो है दे रखा हुआ है 4 गुना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस प्रश्न में आपको बोल रहा था क्या कि पहला का विकर्ण जो है दूसरे का विकर्ण का जो है आधा है या फिर 2 गुना है। 2 गुना मान लेते हैं तो 2 गुना, और तो ये आपका आधा हो गया। तो आधा से आप यहाँ पे आपका इसका जो है भुजा मालूम कर लीजिएगा तो 4 हो गया। इसका क्षेत्रफल आप मालूम कर लीजिएगा 16 हो जाएगा। इसका जो है भुजा हो जाएगा 2 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4। और इसी क्षेत्रफल में कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है कितना गुना होगा। तो 4 चौका 16 गुना हो रहा है, यानी कि 4 गुना हो रहा है। तो इसलिए 4 गुना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आई होप कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए। काफी सिंपल था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका एक बोल रहा है क्या कि 47 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में व्यास पर बना त्रिभुज ABC है जिसका कोण BAC = 30 डिग्री है। तो कोण BCA = क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले हम लोग आकृति बनाए। तो आकृति कैसे बनेगा, एक अर्धवृत्त बोल रहा है तो एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। तो अर्धवृत्त ऐसे बन गया और इसी अर्धवृत्त में एक त्रिभुज दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, ऐसे एक त्रिभुज बनाकर दे रखा हुआ है। सॉरी, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे मिलना है, मिल गया। ओके, और इसका नामकरण भी कर दिया है ABC। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका A हो गया, ये हो गया आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। और यहाँ पे एंगल जो है आपका कोण BAC दे रखा हुआ है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं BAC, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका 30 डिग्री दे रखा हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, ये वाला BCA, ये वाला एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं X। अब यहाँ पे फिगर में ही आपको समझना है। अब देखिए इस तरह का वृत्त से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद भी यदि आप हमारे जाके सेशन को नहीं देख पा रहे होंगे, यदि नहीं देख रहे हैं वृत्त का सेशन, तो ये जो है आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि इस तरह का वृत्त से रिलेटेड इसमें इससे आपका 2016 एंट्रेंस एग्जाम में 4 क्वेश्चन अभी तक पूछ लिए गए हैं। तो 4 क्वेश्चन यानी कि बहुत मायने रखता है। 4 दूना 8 नंबर हुआ। तो इस तरह 8 नंबर आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि आप नहीं देख रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका त्रिभुज दे रखा हुआ है। इसमें आपका एक एंगल 30 डिग्री ये वाला दे रखा हुआ है और ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। और हमने वृत्त में पढ़ाया है तो उसमें बताया है आपको कि जब अर्धवृत्त पर यानी कि व्यास से एक त्रिभुज खींचा जाता है वृत्त के परिधि पर। तो जब वृत्त के परिधि पर ये वाला खींचा जाता है तो ये वाला जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये आपका थ्योरी है, इसको आपको याद रखना होगा। ये आपका एक प्रमेय है कि यहाँ पे यदि अर्धवृत्त के व्यास से एक त्रिभुज बनाया जाए वृत्त के अंदर, वृत्त की परिधि को टच कराकर, तो यहाँ से यहाँ पे वृत्त की परिधि पर टच किए गए एंगल जो होते हैं वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो ये जब आपका 90 डिग्री का हो गया, ये आपका 30 डिग्री का होता है। तो ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आपका ये हो गया 90 और ये हो गया 30। तो 90 और 30 120 तो ऑलरेडी हो गया। तो जो बचेगा वही ना होगा। तो 90 30 यानी कि 120 हो गया। तो 180 में से 120 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। और यही जो है आपका 180 में से 120 घटा लीजिए और ये आपका 0.6 यानी कि 60 आया। और यही जो है इस पर का सही उत्तर होगा x = आपका 60 आ गया। यानी कि ये वाला जो एंगल का मान हो गया वो आपका 60 हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 60 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ पे ये बात याद रखना है कि त्रिभुज के परिधि को टच करके व्यास से लिए गए त्रिभुज को जब बनाते हैं तो परिधि पर जो कोण टच करता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो दोस्तों यदि 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या कि 3.7777 का p/q रूप क्या होगा। यानी कि आपको इस पॉइंट दशमलव में एक संख्या दे रखा हुआ है, उसको p/q के रूप में आपको दर्शाना है। ये जो है 4 बार 7 रिपीट हुआ है और इसको p/q के रूप में दर्शाना है। तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो है 3 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 आप प्लस और पूरा को 3 + 0.77777 लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, लिख सकते हैं। यानी कि इस 3.4 को यहाँ पे 3.077 करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो फिर तो उतना ही आएगा। तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब काहे लिख सकते हैं,
काहे लिख रहे हैं हम आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो है इतना हो गया। अब इतना जब हो गया तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो है 3 हो गया। अब उसके बाद 3 के बाद जो है आप इसको देखिएगा तो इस पर थोड़ा आप दया दिखाइए। क्या दिखाइए? दया दृष्टि दिखाइए। और दया दृष्टि दिखाने के बाद क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए कि आपका 0.7774 बार आ रहा है तो जो है इसको ये कितना का वैल्यू हो सकता है। यदि आप 7/9 यहाँ पे लिखिएगा तो यदि आप 7 में 9 से भाग कीजिए यहाँ पे तो आप 9 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे 0 बैठेगा क्योंकि छोटा है तो दशमलव लीजिएगा तो 9 7 63 आपका 7 बचेगा घट कर आएगा। फिर 0 बैठाइएगा दशमलव हो गया तो आप 0 बैठाइए कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो 9 7 63 फिर यहाँ पे 63 आया। फिर घटाइएगा तो यहाँ पे फिर आपका 63 यानी कि 963 फिर आपका 63 यानी कि 7 इसी तरह आते रह जाएगा। तो आप इस पूरा इस 4 को 7 के लिए क्या लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। अब काहे लिखिए थोड़ा सा तो माइंड पे प्रेशर डालना ही होगा। यहाँ पे 7/9 लिखेंगे तो इसका भाग करेंगे इसमें 7 में 9 से तो इतना ही आएगा, इसलिए हम 7/9 लिख लिए। ओके अब जो है इसको हम क्या करते हैं बटा का जोड़ बना लेते हैं। इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 9 1 का लघुत्तम 9 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे 9 एकम 9 तो 7 ऊपर हो जाएगा। 27 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा 34 हो जाएगा और बटा में 9 है तो 9। और यही जो है इसका जो है P/Q रूप हो गया और यही जो है आपका पूछ रहा था और यही आपका आंसर भी हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन जी हाँ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार और देख लेते हैं। एक बार और 3.7777 दे रखा हुआ था, इसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए। 3 या प्लस में 0.777 इस तरह लिखे तो कोई वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसके बाद देखिएगा तो 3 या प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7/9 का सूक्ष्मतम रूप है, छोटा रूप है। यानी 7 में 9 से भाग कीजिएगा तो 9 7 63 9 7 63 9 7 63 उसी तरह आते रह जाएगा। हम यहाँ पे करके भी आपको दिखा दिए हैं। ओके अब इसको जो है बटा का भिन्न यानी कि भिन्न का जोड़ बना दीजिए, उस तरह जो है आपका P/Q के रूप में ये आ जाएगा। और यही जो है आपसे पूछ रहा है 34/9 तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है क्या है 49 नंबर क्वेश्चन। ओके तो दोस्तों यदि 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 49 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका बोल रहा है क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या कर्णी है। कर्णी मतलब कर्णी यानी कि रूट टाइप का रहता है ना, यानी कि ये वाला इसके अंदर कहीं नहीं निकलेगी। कौन सी ऐसी संख्या है तो देख लेते हैं, ऑप्शन बाई ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन यानी 64 को लेकर चलिएगा, रूट के अंदर 64 है तो ये जो है आप इसको कीजिएगा 64 को क्या लिख सकते हैं आप रूट के अंदर 8 × 8 लिख सकते हैं। यानी कि 64 का वर्गमूल क्या होता है आपका 8 होता है। तो ये तो बाहर निकल गया जी, तो ये कर्णी के रूप में है नहीं है। ये जो है आपका अंततः लास्टों में यहाँ पे कर्णी के अंदर ही आना चाहिए, तो अंदर नहीं आ रहा है यानी कि ये बाहर निकल जा रहा है तो ये कर्णी नहीं है, इसलिए ये सही आंसर नहीं होगा। आपको ये बताना है कि कौन कर्णी है। ओके चलिए तो ये कर्णी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है क्या √20 गुने में √45। क्या दे रखा हुआ है √20 गुने √45। तो आप यहाँ पे गुना कीजिएगा √20 में √45 से तो क्या हो जाएगा आपका √900 हो जाएगा कि नहीं। 45 × 90 90 आइए को 0 है तो 0। अब ये 900 जो है रूट के अंदर है, यदि ये इसको बाहर निकालिएगा तो ये 900 किसका वर्गमूल होता है 30 का वर्गमूल होता है। तो ये बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये जो है ये भी कर्णी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है बाहर अगर आए ये भी या इस तरह का ये कर्णी के अंदर का अंतर नहीं रह रहा है। अंदर जो रह पाएगा वही जो है प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए ऑप्शन अगला देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है क्या 3 5 इंटू में 325। अब देखिए यहाँ पे यानी कि इसका घनमूल 5 का घनमूल बढ़ रहा है, यहाँ पे 25 का घनमूल बढ़ रहा है और दोनों का गुना किया है। तो आप क्या कीजिए दोनों में गुना कर दीजिए। तो दोनों में गुना कीजिएगा तो 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 125 हो जाएगा। और इसका जो है आपका पूरा क्या निकालना है घनमूल निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो रहता है उसी वही निकालना पड़ता है। यदि यहाँ पे 2 रहेगा तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल क्या होगा 125 का घनमूल क्या होगा 5 होगा। यदि आप 5 को 3 बार निकल गुना कीजिए तो 5 × 5 50 25 25 में 25 से गुना 5 में गुना कीजिए तब 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका घनमूल जो है 5 निकल गया और ये भी जो है बाहर निकल गया, ये भी कर्णी के अंदर नहीं पहुँच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी जो है गलत हो गया। यानी कि ये भी जो है कर्णी नहीं है, कर्णी के रूप में नहीं है। तो ऑप्शन डी नंबर बचता है और यही जो है ऑप्शन डी नंबर
जब लास्ट बचा तो यही सही उत्तर होगा, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो क्या दे रखा हुआ है 8√10 दे रखा हुआ है और भाग करना है 4 आपका 15 से भाग करना है। तो आप भाग कीजिएगा तो यहाँ पे 8√10 है और बाटा में यानी भाग मतलब नीचा चला जाएगा 4√15 भाग कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 2 बचा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा क्योंकि एक तरह का नहीं है। यदि आप इस तरह भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 दूना 10 और ये 5 तिहाई 15 यानी कि 2√2 बटा में √3 आ ही रहा है। तो ये जो है आपका करनी के रूप में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। आपको यहाँ पे यही पूछ रहा था कि ये जो है करनी के अंदर कौन जो है ऑप्शन आ रहा है, तो कौन जो आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करनी के अंतर्गत अंदर आ रहा है अंततः हम लोग को हल करने के बाद भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है। ओके, तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए और आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि ये जो है 2016 एंट्रेंस एग्जाम के मैथ का सबसे लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो आपका दे रखा हुआ है क्या कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 जो है किसके बराबर है a + b√3 के बराबर है। तो यहाँ से आपका a तथा b का मान जो है आपको ज्ञात करना है, यही जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको a और b का फाइंड आउट करना है वैल्यू। तो आप क्या कीजिए कि ये जो है पूरा इसके बराबर है तो आप इसको पहले हर परिमेयकरण कर लीजिए। क्या कीजिए हर परिमेयकरण। इसके पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हम करवाए हैं, यदि आप उसको देखें हैं तो यहाँ पे आप आसानी से और बहुत जल्दी समझ आइएगा। यहाँ पे √3 और माइनस में 1 और बटा में √3 + 1 है तो हर परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 और -1 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले बताया था कि हर परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं। तो ऊपर नीचा गुना तो ऊपर गुना हो जाएगा √3 - 1 से गुना कर दिया बराबर में a प्लस आपका b√3 है तो b√3 हो गया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये जो है a - b का होल स्क्वायर हो रहा है, यानी कि आपका √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर a - b a - b हो रहा है, तो यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो रहा है। तो उसी पर हम तोड़ लेते हैं a² + b² - 2ab तो a² प्लस b² 1 का स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी 2√3 हो जाएगा। 2ab यानी कि √3 और a b का है 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा तो 2√3 हो गया। और बटा में आपका a + b a - b यानी कि a² - b² हो जाएगा तो √3 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आपका a + b√3 है तो b√3 हो गया। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और इसको आगे बना लेते हैं। तो आगे बनाएंगे तो यहाँ पे आपका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सिर्फ, प्लस में 1 है तो 1 और माइनस में 2√3 है तो माइनस में 2√3 है। बटा में देखिए तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और माइनस में 1 तो 3 और -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्या 2 लिख देते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया a + b√3 है बराबर में तो a + b√3। अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ पे 3 और 1 4 -2√3 लिख रहा है, यानी कि 4 हो गया उसके बाद माइनस है तो -2√3 है तो 2√3 हो गया। ओके, और बटा में आपका क्या है 2 है तो 2 और ये पूरा बराबर है कितने का a + b√3 के बराबर है। अब देखिएगा तो इसको 2 भागों में बांटिएगा तो कैसे बांट सकते हैं आप। यहाँ पे इस सबसे पहले आप क्या कर लीजिए इसको कॉमन कर लीजिए, कॉमन कीजिएगा इसमें से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 दूना 4 यहाँ पे 2 भी यहाँ पे भी 2 है तो 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 दूना 4 यहाँ पे 2 बचेगा और माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा √3 बचेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे माइनस में √3 बचेगा और बटा में 2 है तो 2 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पूरा कितना के बराबर होगा a + b√3 के बराबर हो गया। अब इसके बराबर में क्या हो गया a2 और माइनस में √3 इक्वल टू में a + b√3। तो यहाँ से आप देखिएगा तो a बराबर आपका 2 आ गया, क्या आ गया a बराबर आपका 2 आ गया और b के जगह पर यहाँ पे आपका b√3 के जगह पर आपका क्या है माइनस में √3 है, कितना क्या है माइनस में √3। तो ये b√3 जो है गुना में है इधर आएगा तो भाग में, यानी कि इसको √3 से कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि b बराबर आपका क्या आ जाएगा या माइनस है तो माइनस ये कितना बार में कैंसिल आउट कर देगा एक बार में तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि b = -1 जो है आ जाएगा, यानी कि आपका a = आपका 2 आ गया और b = -1 आ गया। और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं है कि नहीं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है a = 2 और b = -1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे।
तो आज के इस सेशन का ये जो है लास्ट प्रश्न था, तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। इस तरह का इक्वल टू में दे रखा हुआ था और ए और बी का मान आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो आप क्या किए, यहाँ पे हर परिमेयकरण किए, तो हर परिमेयकरण करने से आप इसको ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिए, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, और उसके बाद बटा में देख रहे हैं तो a प्लस बी एक बार a माइनस बी, तो यानी कि इसका भी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़े, तो इस तरह जो है आपका इतना जो है a प्लस बी √3 के बराबर आ गया। तो जब यहाँ पे से देखेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू आपका 2 निकल रहा है और b √3 बराबर आपका क्या निकल रहा है -√3, तो यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, b इक्वल टू आपका -1 हो जाएगा और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन को का अंत जो है यहीं पे करते हैं। तो आपको ये सेशन जो है, ये पूरा सेशन कैसा लगा, आपको कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व हुआ कि नहीं हुआ, आप इस सेशन के सारे क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं पाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। और इसके पहले यदि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी जो क्वेश्चन हमने कराया है वो भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो वो भी आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं, इसलिए उसको भी आपको देखना अति आवश्यक है। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे अंत करते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले नए अंदाज में और नए कुछ क्वेश्चन को लेकर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे ही रहिए। कोरोना की इस महामारी में, कोरोना के इस जंग में लड़ते रहिए और घर पे ही रहिए, घर पे ही पढ़ाई कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।